नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। पिछली कक्षा में हमने ब्रिटिश राजा और राजमुकुट के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है और राजमुकुट की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिश शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति। राजा की वास्तविक स्थिति का जो अध्ययन है हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। जहां हमने अंतर देखा था बेटा, तो हमने देखा था कि राजा जो है एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। तो राजा व्यक्ति होने के नाते मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था होने के नाते हमेशा जीवित रहेंगे। तो राजा और राजमुकुट की शक्तियों के संबंध में फाइनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि वह विशाल गगनचुंबी वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य निवास करता है। तो ब्रिटेन में जो राजा है उसके नाम से शासन होता है, वह स्वयं तो शासन नहीं करता। शासन की समस्त शक्तियाँ एक संस्था के अंदर, जिसे हम राजमुकुट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर निहित होती हैं। तो राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। दूसरा है सम्राट स्वर्णिम शून्य है। सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। सम्राट के कतिपय विशेषाधिकार और सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहला है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि राजा को उन्मुक्तियाँ मिली हैं। उन्मुक्तियों का मतलब है कि राजा कोई गलती नहीं करता। इसका कारण यह है कि राजा उन्मुक्त है, उन्मुक्तियाँ उसको मिली हुई हैं। वो कोई अपराध कर भी देता है तो उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, न ही उसे न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता, न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए राजा को उन्मुक्तियाँ मिली हैं, इसलिए राजा से कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि ब्रिटेन का राजा नाम मात्र का शासक है। शासन उसके नाम से चलाया जाता है, लेकिन वह कार्य नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। और यदि सम्राट कोई कार्य करता भी है तो वो प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के कहने पर या उसकी सलाह के अनुसार करता है। इसलिए ब्रिटिश जो सम्राट है उसके शयन कक्ष के बाहर एक दरबारी ने लिख दिया था कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं करते हैं और न ही करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। तो इसलिए ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता। जब कार्य करता ही नहीं तो गलती होने की संभावना भी नहीं है। तो इसलिए भी ये कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसका है कि राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राजा का प्रत्येक कार्य के लिए जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मंत्री उत्तरदायी हैं, इसलिए राजा गलत कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यह भी सत्य है कि राजा दूसरों को गलत कार्य करने के लिए अधिकृत भी नहीं कर सकता। वो यह नहीं कह सकता किसी को कि हाँ तुम ये काम कर लो चाहे वो गलत हो। तो इस प्रकार से राजा को उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं, तो सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। दूसरा है इसके अंदर राजा को सदैव सही माना जाता है, और इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना गया है। ऐसी स्थिति में यदि वो कोई गलती कर भी देता है तो उसे गलती नहीं माना जाता और राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर सम्राट स्वर्णिम शून्य है। गोल्डन जीरो है वो एक बिग जीरो है, क्योंकि इंग्लैंड का राजा जो है अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेता। वह अब वैधानिक शासक अथवा राज्य नाम मात्र का शासक रह गया है। वह राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, तो उसके समस्त कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी रहते हैं और समस्त शक्तियों का प्रयोग भी मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट केवल नाम मात्र का शासक है। अगला है इसके अंदर सम्राट राज करता है, शासन नहीं। तो ब्रिटेन का सम्राट जो है राज करता है। वो बहुत बड़े एक पैलेस के अंदर रहता है, उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन वो शासन नहीं करता। ब्रिटेन का जो सम्राट है, अगला है इसके सम्राट के कतिपय विशेषाधिकार। उसको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जिसमें है वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है। तो
प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का उसका विशेषाधिकार है। इसमें वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो ये देखने का काम करता है कि लोक सदन में किस दल को बहुमत मिला है। जिस दल को बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो अपने विवेक का प्रयोग तब करता है जब लोक सदन के अंदर किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, लेकिन प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल का चयन का उसका विशेषाधिकार है और ये काम उसके द्वारा ही संपन्न होता है। लॉर्ड बनाने का अधिकार, यदि लॉर्ड सभा में लोक सदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करें तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लॉर्ड नियुक्त करने को कह सकता है, पर यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमंत्री से ये कह सकता है। इस प्रकार से लॉर्ड बनाने का अधिकार जो है सम्राट का अधिकार होता है। इसी प्रकार से लोक सदन के विघटन का अधिकार, विशेषाधिकार, यदि प्रधानमंत्री राजा से लोक सदन को भंग करने की प्रार्थना करे तो राजा प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर कम से कम एक बार तो लोक सदन को भंग कर ही देता है। यह एक परंपरा है, किंतु यदि अनुचित कारण से प्रधानमंत्री लोक सदन के विघटन का सुझाव दे तो राजा स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो लोक सदन के विघटन का उसका विशेषाधिकार है। और अगला है इसके अंदर विधेयक को वीटो करने का विशेषाधिकार। तो किसी भी विधेयक को पारित करने के बाद संसद उसे राजा की सम्मति के लिए भेजती है, राजा की सहमति के लिए या राजा के हस्ताक्षर के लिए भेजती है। उस विधेयक पर स्वीकृति देना या न देना राजा का विशेषाधिकार माना जाता है। किंतु ऐसी परंपरा पड़ गई है कि राजा वीटो नहीं करता और इस विशेषाधिकार का प्रयोग इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में अंतिम बार सन 1707 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार से ये उसका विशेषाधिकार है वीटो का। और वीटो दो प्रकार के होते हैं, प्रलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अगला इसके अंदर सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। और सम्राट शासन को प्रभावित किस प्रकार से करता है, इसके पास ये 3 विशेषाधिकार होते हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। तो परामर्श देने का काम वो करता है। प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के द्वारा यदि उससे परामर्श मांगा जाता है तो वो परामर्श देने का काम करता है और उस परामर्श का प्रभाव मंत्रिमंडल के कार्यों पर अवश्य पड़ता है। इस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है वो, यदि प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल अच्छे कार्य कर रहे हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं, तो वो उनको प्रोत्साहित कर सकता है। इसी प्रकार से वो चेतावनी दे सकता है शासन को, यदि उसको लगे कि शासन द्वारा होने वाला अमुक कार्य भविष्य में नुकसान देगा या उससे देश को होना तो नुकसान होने की संभावना है, तो वो उनको चेतावनी देके आगाह कर सकता है कि आप ऐसा ना करें, इसका ये दुष्परिणाम होंगे। तो इस प्रकार से वो इन 3 कामों के माध्यम से शासन को नियंत्रित रखने का काम कर सकता है: परामर्श देने का काम, प्रोत्साहित करने का काम और चेतावनी देने का काम। तो इस आधार पर यदि हम देखें उसकी वर्तमान स्थिति, तो राजा जो है केवल एक नाम मात्र का शासक रह गया है और राजा के नाम से शासन हो रहा है। राजा एक स्वर्णिम शून्य है, गोल्डन जीरो है और उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। तो इस आधार पर कई बार ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में जब राजा का कोई कार्य है ही नहीं तो राज्य पद अभी तक क्यों बना हुआ है, इंग्लैंड में राजपद का औचित्य या उसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं, तो सबसे पहले इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर प्रारंभ में राजतंत्र शासन था। सैकड़ों सालों तक राजतंत्र शासन होने के बावजूद 16वीं शताब्दी तक आते आते वहाँ पर राजतंत्र से जो लोकतंत्र में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो उस लोकतंत्र के परिवर्तन को राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसने अपनी शक्तियाँ कम हो जाना स्वीकार कर लिया। इस बात का विरोध नहीं हुआ, न ही खून खराबा हुआ, न कुछ ऐसा हुआ जिससे कि देश के अंदर हलचल होती या उसके अंदर उथल पुथल होती। तो वहाँ का जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र का समर्थक बन गया है, इसलिए भी वहाँ पर राजपद अभी तक बना हुआ है। राजा की राजनीतिक निष्पक्षता, ब्रिटेन का जो है राजा राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष रहता है। वो इंग्लैंड में राजा किसी राजनीतिक दल का साथी नहीं होता। विविध दल जब शक्ति प्राप्त करके सरकार बनाते हैं तो वह उनका समान रूप से स्वागत करता है। अंततः सब राजनीतिक दल उसका समान रूप से आदर करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है वो, उसे ज़्यादा किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं होता। जिस भी दल की सरकार आती है वो उसके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए अपने अनुभव उसको देता है और इस प्रकार से राजा की राजनीतिक निष्पक्षता भी राजपद के औचित्य का एक कारण बन जाती है।
अगला है अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में है, क्योंकि एक लेखक के अनुसार जेम्स प्रथम के राज्यकाल के बाद ब्रिटिश राजतंत्र कभी सुरक्षित नहीं था, किंतु आज है जितना आज है, और न तो इतिहास में आज के जैसा उसे कभी सम्मान प्राप्त हुआ है। उसे आज भी यह हाल है कि सम्राट की अस्वस्थता की खबर मिलते ही ब्रिटिश नागरिक बहुत बड़ी संख्या में राजमहल के बाहर एकत्रित हो जाते हैं और उत्सुकता तथा बेचैनी के साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी समाचार पाने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। तो ब्रिटिश जो लोग हैं वो एक तरह से परंपरा प्रिय हैं, और वहाँ की जो राजतंत्र है वहाँ का वो बहुत प्राचीन काल है, और वो किसी भी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते, और वैसे भी वहाँ का जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र का समर्थक बन गया है, इसलिए वहाँ के जनमत का भी राजतंत्र के पक्ष में परिवर्तन हो गया है। निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णायक, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अंदर है, और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन को अपनाने के कारण दोहरी कार्यपालिका की आवश्यकता थी। तो जो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है, तो हमें नाम मात्र की कार्यपालिका चाहिए थी, तो वहाँ का ब्रिटिश सम्राट उस नाम मात्र की कार्यपालिका की पूर्ति करता है। इसीलिए ब्रिटेन के अंदर जो है निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णायक की आवश्यकता थी। तो निष्पक्ष निर्दलीय निर्णायक है क्योंकि इसका राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं होता, और न ही ये किसी दल से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये स्थायी रहता है अपने पद पर, आजीवन अपने पद पर रहता है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, तो ये निष्पक्ष निर्दलीय निर्णायक का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का स्थायी परामर्शदाता है ये, क्योंकि ये आजीवन अपने पद पर रहता है और सरकारें आती हैं उनकी सेवा करने का काम करता है। तो मंत्रिपरिषद का स्थायी परामर्शदाता है, इसलिए भी इसका औचित्य बना हुआ है। संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है, यह मैंने अभी बताया आपको कि संसदात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होनी चाहिए। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का, तो राजा नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है, और संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है, इसलिए भी राजा का पद बना हुआ है। राजा उपयोगी है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सम्राट कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करता है जिन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, सम्राट के उद्घाटन के समय सिंहासन भाषण देता है, लॉर्ड चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदि की नियुक्ति करता है। तो ये सब कार्य कोई और नहीं कर सकता। जब एक प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने तक सारी कार्यपालिका शक्ति अस्थायी रूप से सम्राट के हाथ में आ जाती है। तो इस प्रकार से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल सम्राट के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो इसलिए राजा उपयोगी है, इसलिए भी उसका पद बना हुआ है। राजा राष्ट्र की आत्मा, उसकी एकता का प्रतीक है, क्योंकि राजा देश की एकता, सुदृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वह राष्ट्र की आत्मा का मूर्तिमान स्वरूप है। राजपद जनता को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। राजा की छत्र छाया में रहकर ब्रिटिश नागरिक निश्चिंत हो जाते हैं, इसलिए भी ब्रिटेन के अंदर राजपद आज तक बना हुआ है। आर्थिक औचित्य इसका है कि बारकर ने कहा है कि राजतंत्र पर वह राजनीतिक भावना तथा विचार के रूप में लौट आता है तो समाज को दृढ़ बनाते हैं। तो लेकिन उसकी तुलना में राजनीतिक चेतना के रूप में आय की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश सम्राट का आय का स्रोत है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित जो उत्सव होते हैं, फिल्में आदि से काफ़ी आमदनी होती है, इसलिए व्यय के आधार पर राजतंत्र के विरुद्ध तर्क नहीं दिया जा सकता। कई बार लोग कहते हैं कि राजा और राजमहल पर जो खर्चा होता है, नौकर चाकरों पर जो खर्चा होता है, उनकी जो जीवन शैली है उन पर जो खर्चा होता है, वो एक तरह से भार होता है देश के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। राज परिवार से संबंधित जो चलचित्र, फिल्में, उत्सव आदि आयोजित होते हैं, उनमें जो है जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है, उससे जो आमदनी होती है वो इनके होने वाले व्यय से कहीं अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय कारण, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट का महत्व है। राजतंत्र साम्राज्य के लिए औचित्य प्रदान करता है, ब्रिटेन वासियों को सुदूर देशों को जीतने के लिए उत्साहित करता है। सम्राट राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली सुनहरी कड़ी है। यदि इस कड़ी को तोड़ दिया जाए तो स्वतंत्र राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच कुछ भी सामान्य प्रतीक नहीं रहेगा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय